दोस्तों, आज मैं द बेबीसिटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत में हम 12 साल के एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कॉल होता है। कॉल को काफी चीजों से डर लगता था, जैसे कि इंजेक्शन, इंसेक्ट आदि बहुत सी चीजों से, जो कि सभी के लिए नॉर्मल थी। और यही वजह थी कि कॉल को स्कूल के काफी बच्चे बुली करते थे, जिनमें से खुद उसका पड़ोसी जेरमी भी था। कॉल के मॉम डैड का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो अक्सर वेकेशन पर जाया करते थे, जिसकी वजह से कॉल अकेला हो जाता था और इसलिए उसके पेरेंट्स ने कॉल के लिए एक बेबीसिटर ढूंढ रखा था जिसका नाम था बी और कॉल काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बी के अलावा कॉल की एक अच्छी क्लास फ्रेंड भी थी जिसका नाम मेलिनी था और वो भी उसकी पड़ोसी थी। अब ऐसे ही एक बार कॉल के पेरेंट्स बाहर जा रहे थे और बी को कॉल का ख्याल रखना था। अगले दिन जब कॉल स्कूल जा रहा था तो मेलिनी उससे कहती है कि बेबीसिटर रात में बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को घर बुलाती है ताकि उनके साथ घपाघप कर सके। इस बात पर कॉल डिसाइड करता है कि आज रात वो जगकर बी पर नजर रखेगा। अब कॉल बेबीसिटर को काफी लाइक करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आकर उसके साथ रिलेशन बनाए। अब घर आने के बाद कॉल बी के साथ खेलता है और उसके साथ डांस करता है। अब ये दोनों साथ में डिनर करके मूवी देखते हैं। फिर जब रात के 11 बज जाती है तो कॉल के सोने का टाइम हो जाता है। तभी सोने से पहले कॉल मेलिनी से चैट करता है। मेलिनी उसे याद दिलाती है कि आज रात तुम्हें नीचे जाकर उस पर नजर रखना है, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद ही वो ये सब करेगी। तभी बी कॉल को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है जिससे उसे नींद आ जाए, लेकिन कॉल ड्रिंक को नहीं पीता और फेंक देता है और सोने का नाटक करता है। अब जैसे ही बी उसके कमरे से बाहर जाती है तो कॉल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी कॉल देखता है कि बी ने वहाँ कुछ स्ट्रेंजर्स को बुलाया हुआ है और वो सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। इन स्ट्रेंजर्स का नाम था सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैमुअल। अब यहाँ भी कोई एक डेयर करना पड़ता है जिसमें उसे सभी लोगों को किस करना था। फिर वो एक एक करके सभी के पास जाकर उन्हें किस करती है। लास्ट में जब बी सैमुअल को किस करती है तो वो अचानक उसके सिर पर 2 चाकू घुसा देती है और रूम में मौजूद सभी सैमुअल के ब्लड को एक बर्तन में इकट्ठा करने लगते हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि बी उन सभी स्ट्रेंजर्स के साथ एक सैडिनिक रिचुअल करने वाली है। ऊपर से कॉल ये सब देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद बी उन सबके सामने एक बुक रिवील करती है। बी कहती है कि एकमात्र ऐसी बुक है जो कहीं भी नहीं मिलेगी, यानी कि इकलौती बुक है। अब बी उस बुक में कुछ लाइन पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि इस किताब की एक वर्ष को पढ़ते वक्त उसे बलि दी जाएगी। आदमी के ब्लड को इस बुक पर डालना होगा। ऐसे करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की एक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेसर को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक मासूम बच्चे का भी खून चाहिए होगा और वो मासूम बच्चा कॉल ही होने वाला था। इधर कॉल ये सब बातें सुनकर काफी डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम में जाता है और 991 पर कॉल करता है और फिर वही सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ भी अपने दोस्तों के साथ आती है और एक इंजेक्शन के जरिए कॉल का कुछ ब्लड बाहर निकालती है। कॉल इंजेक्शन से काफी डर होता है, लेकिन फिर भी वो उन सबके सामने सोने की एक्टिंग करता है। दरअसल बी ने कॉल के ड्रिंक में कुछ दवाई मिला दी थी ताकि कॉल 8 घंटे के लिए सोता रहे, लेकिन क्योंकि कॉल ने ड्रिंक पिया ही नहीं था इसलिए वो अभी जग रहा होता है। खैर, ब्लड लेने के बाद बी सभी के साथ नीचे चली जाती है और इसके बाद कॉल वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। कॉल कुछ कपड़ों को एक दूसरे में बांधकर विंडो से नीचे लटकाता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहाँ बी आ जाती है। अब कॉल का ब्लड निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब कॉल की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है जहाँ उसके सामने बी और वो सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं। उन सबको देखकर कॉल अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है। अभी कॉल को बताती है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है, पर तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उस पुलिस वाले को मार देता है और भी दूसरे पुलिस को भी मार डालती है और इस हाथापाई में पुलिस की एक गोली एलिसन के सीने में लग जाती है जिससे वो मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके थे, पर उनके वॉकी टॉकी पर बैकअप यूनिट के मैसेजेस आ रहे थे और इन मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोड की मदद से किया जा सकता था और उन कोड के बारे में सिर्फ कॉल ही जानता था। फिर भी कॉल को धमकाते हुए वो कोड लेती है और मैक्स उस कोड से वॉकी टॉकी पर ये मैसेज पहुंचाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। ये सब देखकर कॉल अपनी रस्सी काट कर किसी तरह से वापस से ऊपर वाले कमरे में जाता है और जॉन उसका पीछा करने लगता है, पर तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और उसका सिर नीचे एक नुकीली चीज से टकराता है और वो वहीं पर बुरी तरह मारा जाता है। इधर कॉल अपने रूम में जाकर उन्हीं कपड़ों की मदद से विंडो से नीचे आने लगता है। तभी मैक्स उसे पकड़ने के लिए आ जाता है,
लेकिन कॉल किसी तरह विंडो से नीचे उतर जाता है। नीचे आने के बाद कॉल अपने घर के नीचे वाले बेसमेंट में जाकर छिप जाता है, जहाँ पर बहुत सारी चींटियां होती है, पर कॉल यहाँ भी अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है। सोनिया कॉल को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और बेसमेंट के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी कॉल उसके तरफ फायर रॉकेट छोड़ता है, लेकिन सोनिया किसी तरह उस रॉकेट से बच जाती है। लेकिन कॉल बड़े ही चालाकी से सोनिया को वहीं पर लॉक कर देता है और उस पर बग स्प्रे छिड़क देता है। अब आग और उस स्प्रे के आपस में मिलने से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें सोनिया भी बुरी तरह से मारी जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर मैक्स वहां आ जाता है, जो कॉल को देखता है। मैक्स कॉल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है और तभी कोई उसके घर के ऊपर कोई अंडे फेंकने लगता है। मैक्स उससे पूछता है कि ये कौन है जो तुम्हारे घर पर अंडे फेंक रहा है। कॉल उसे बताता है कि वो उसका स्कूल फ्रेंड जेरमी है, जो उसे चिढ़ाने के लिए रोज उसके घर पर अंडे फेंकता है। मैक्स कॉल से कहता है कि तुम्हें उससे लड़ना होगा, नहीं तो ये हमेशा तुम्हें सताता रहेगा। ये सुनकर कॉल जेरमी से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, पर जेरमी उसे पीटकर यहाँ से चला जाता है। कॉल को हरा हुआ देखकर मैक्स उसके पास जाता है और उसे जान से मारने का प्लान बनाता है। ये सब देखकर कॉल एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। मैक्स भी वहाँ आने लगता है। तभी वो दोनों ट्री हाउस से नीचे कूदते हैं, पर इस बीच एक रस्सी मैक्स के गले में जा फंसती है, जिससे मैक्स को फांसी लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी बी उस पर शॉट गन से गोली चलाने लगती है। कॉल वहाँ से भागता हुआ अपनी पड़ोसी मेलेनी के घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो उससे तुरंत पुलिस के पास कॉल करने के लिए कहता है। तभी वहाँ बी भी आ जाती है, जो कॉल को ढूंढने लगती है। कॉल और मेलेनी बी से बचकर एक किनारे पर छिप जाते हैं। यहाँ कॉल मेलेनी को अपने दिल की बात बताता है। मेलेनी भी कॉल को लाइक करती थी, इसलिए कॉल उसे बचाने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कॉल बी से चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ। ये कहकर कॉल वहाँ से भागता है, अपने घर आ जाता है। घर के अंदर कॉल को एलिसन मरी हुई दिखाई देती है। साथ ही उसे टेबल पर वो रिचुअल बुक भी मिल जाती है, जिसे लेकर कॉल उसे पढ़ने लगता है। तभी एलिसन अचानक से उठ जाती है और कॉल पर हमला करने लगती है। कॉल किचन में रखे चाकू को ढूंढने लगता है, पर वो चाकू एलिसन के पास थी। अब एलिसन उस चाकू से कॉल पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, पर तभी वहाँ बी आकर उसके सिर को गन से उड़ा देती है। अब बी कॉल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन कॉल बी की रिचुअल बुक को उठाकर उसे जला डालने की धमकी देता है। अब क्योंकि ये बुक सिंगल थी, इसलिए बी कॉल को ना मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कॉल बी से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। इस पर बी कहती है कि उसने रिचुअल के समय शैतान को एक बच्चे की बलि देने का वादा किया है, जिसके बदले में उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बी ने इस रिचुअल को पहले भी कई बार कर रखा है और कॉल पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसको बी ने इस रिचुअल में फंसाया है। बी कहती है कि अगर तुम पुलिस को बुलाकर उनसे ये कहो कि बाकी लोग कातिल थे और बी बस उसे बचाने में मदद कर रही थी, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर इस शहर से चली जाऊंगी। पर कॉल गुस्से में उस बुक में आग लगा देता है। उस आग को बुझाने की कोशिश करती है और कॉल वहाँ से बाहर आता है और बाहर आकर कॉल मेलिनी की डेड की गाड़ी चुराकर तेजी से सीधा उसे अपने घर में ठोक देता है, जिससे बी गाड़ी के नीचे दब जाती है और बी के ना चाहते हुए भी वो बुरी तरह मारी जाती है। अब कुछ देर बाद यहाँ कॉल के पेरेंट्स और पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कॉल और मेलेनी दोनों साथ मिलकर काफी खुश होते हैं। साथ ही कॉल ने ये प्रूफ कर दिया था कि उसने अपने डर पर कंट्रोल कर लिया है, इसलिए अब उसे किसी बेबीसिटर की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फायर फाइटर को देखते हैं जो कॉल के घर के अंदर चेक करने आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि बी कार के नीचे नहीं होती है। अचानक बी एक नाइफ से उस फायर फाइटर पर अटैक कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि बी अभी जिंदा है। और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।